प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यही समय है, सही समय है। उन्होंने भारतीय सेना के तीनों सेनाध्यक्षों को जल, थल और वायु खुली छूट दे दी है। एक तरफ हम कूटनीतिक चोट कर रहे हैं पाक प्रायोजित आतंकवाद की उस घटना के बाद जहां पर पहलगांव में 26 निहत्थे भारतीय नागरिकों को मारा गया, तो दूसरी तरफ पूरा देश, भारत में एक सेंटिमेंट है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमने उरी के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स किया, 2019 में पुलवामा हमले के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किया। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान को हम एक ऐसा सबक सिखाएं जिससे लंबे वक्त तक आतंक का वो एपी सेंटर तबाह रहे, परेशान रहे। वैसे इस बात से पूरा देश खुश है कि जंग के पहले ही जो डर गया वो पाकिस्तान। सोचिए, उनके मंत्री आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और पत्रकारों को कहते हैं जल्दी आओ, भारत हमला करने वाला है। तो ये तो उनकी हालत है, लेकिन पूरे देश की नजर है कि हम इस बार क्या सैन्य कार्रवाई करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लॉ और जर्नलिज्म के युवा मौजूद हैं, छात्र जो सवाल दागेंगे और पूछेंगे कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब जो कि प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। सलमान निजामी जी जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिर हम पाकिस्तान से बदला कब लेंगे, और यही समय अगर सही समय है तो वो समय कब आएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा इशू है, वो रहेगा। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है, और वो ये है कि एक तो खुली छूट का मतलब क्या, दूसरा हम क्या करने वाले हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि देखिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, हमने आतंकी लॉन्च पैड्स पर हमला किया। कई लोग मानते हैं कि जड़ों तक पहुंचना है तो पाकिस्तान की सेना तक पहुंचना होगा, आसिम मुनीर तक पहुंचना होगा, जिसने भारत के खिलाफ धर्म के आधार पर लोगों को पाकिस्तान में उकसाया और उसके बाद धर्म पूछ कर आतंकियों ने जान ली। ऐसे में आपकी सरकार क्या कर रही है और कहां तक जाएगी? देखिए, आतंकवाद का सर्वनाश, उसकी जड़ों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा है कि जो उनकी बची खुची जमीन है उसको भी हम मिट्टी में मिला देंगे। जब हम कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, इसका मतलब होता है आतंकवाद का समूल नाश, यह सुनिश्चित है, और इससे कम पर कोई जो है समझौता नहीं होगा। करेंगे क्या, मतलब क्या हम सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स तक जाएंगे? ये लोगों का सवाल। एक छोटा सा इस पर मैं रिस्पॉन्स चाहती है, सरकार क्या करेगी, आर्मी क्या करेगी, आप टीवी स्टूडियो में तो बताइएगा नहीं, लेकिन क्या हम सिर्फ कुछ लॉन्च पैड से आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि देखिए, जड़ कहाँ है सबको पता है, वो रावलपिंडी में है। देखिए, उस जड़ को पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे, ये निश्चित है। उससे नीचे जो है आतंकवाद नियंत्रित नहीं होगा।
क्योंकि आतंकवाद की जो है तनों को और सिरे को तो काटा गया, लेकिन जब तक आतंकवाद की जड़ यानी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई, जब तक इनको करारा सबक नहीं सिखाया जाता तब तक आतंकवाद का समूल नाश संभव नहीं है। अतुल लौंडे पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो सरकार के साथ हैं हर फैसले में, लेकिन बीच बीच से आपके कुछ नेता आकर फिर बताने भी लगते हैं ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और अगर आप सत्ता में रहते आप क्या करते? हम सत्ता में थे तो हमने क्या किया, ये 1971 का उदाहरण आपके पास में है, 1965 का उदाहरण आपके पास में है। लाल बहादुर शास्त्री जी घुस गए थे लाहौर तक और इंदिरा जी ने तो दुनिया का भूगोल बदल दिया था। आज सत्ता में कौन है और सत्ता में कौन नहीं, ये सवाल ही नहीं है। आज कांग्रेस, बीजेपी, विपक्ष, पक्ष, इसका सवाल ही नहीं है। आज भारत के नाम पर हम सब इकट्ठे खड़े हैं पूरी ताकत से। ये सामने बैठे युवा जो है उनके तरफ एक संदेश है कि आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आज हम एक है, हम भारत है, हम इंडियंस है और पूरी ताकत से ऐसी निर्णायक भूमिका लेनी है, ऐसी निर्णायक भूमिका लेनी है कि भारत के तरफ बुरी आंख लगाकर कोई इसके बाद देख ना पाए। आज हम ये चाहते हैं। किसने क्या कहा, अंजना जी, उनके तरफ से किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, इससे अहम बात यह है कि हमारी CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सर्वोच्च बॉडी है, उसने निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ पूरे ताकत से खड़े हैं। जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के, जब हमारे अध्यक्ष खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है, दो टूक सारी बातें की है, तो वो बातें छोड़ दो आप। किसने क्या कहा, इसने ये कहा ठोको, आज छोड़ो मत, अभी टहनियां मत तोड़ो, अभी फूल पत्ते मत गिराओ, अभी सीधा जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ताकि ये आने वाली पीढ़ी जो है दूसरे पीढ़ी को बताएं कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। और इसके तरफ जिसने भी नजर तिरछी की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये भारत है। और ये भारत का युवा जब खड़ा होता है ना तो अच्छे अच्छों की जड़ें हिल जाती है, तो पूरी ताकत से खड़ा है। एक छोटा सा इस पर रिस्पॉन्स, निश्चित तौर पर उनके समर्थन का स्वागत है। और संप्रभु भारत की यही खूबसूरती है कि हमको आतंकवाद को नष्ट करना है, यानी नष्ट करना, क्योंकि जो मारा गया है वो भारतीय है, वो किसी जाति का नहीं, किसी पात का नहीं, किसी धर्म का नहीं और वो किसी भी राजनीतिक बिरादरी का नहीं है, वो साफ तौर पर भारतीय है। और भारत के किसी भी नागरिक को मारेंगे तो हम घुसकर, आपकी मांद में घुसकर, आपकी छाती पर चढ़कर मारेंगे, ये संदेश है। अनुराग भदौरिया जी सरकार के साथ है। देखिए, जो घटना, जो दरिंदों आतंकियों ने जो घटना हमारे देश के अंदर में घुस के की है, हम सब ने कहा है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। विपक्ष ने कहा सरकार से, सरकार आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप इधर उधर की बातें मत करो, कौन नेता क्या कहता है नहीं कहता है इसके चक्कर में मत पड़ो। आप ये बताओ कि आप उस आतंकियों को कब, इस देश के जो लोगों को उन्होंने शहीद किया है उनको कब सजा दोगे, ये बताइए। दूसरी बात, सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा इसके साथ साथ कि आप ये बताइए कि जो वहाँ पे हिमांशी नरवाल, हमारे जो शहीद हुए विनय नरवाल की, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ है, उन्होंने कहा आके, कितना अच्छा संदेश दिया कि कश्मीरी जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ नफरत मत फैलाओ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने मारा है आके। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम और हमारे देश में जो मुस्लिम हैं वो सब हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, नफरत की बात मत करो, हमें आपस में बांटो मत। क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे, जो पाकिस्तानी आए, उन्होंने धर्म पूछ के गोली सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक नई राजनीति को जन्म देना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति पैदा हो, हम आपस में जो हमारा यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है उसमें चोट पहुँचे, यही तो उनका मकसद था। तो वो जब इसको रोकने की बात करती हैं कि कश्मीरी मुस्लिम के बारे में कोई नफरत मत फैलाओ, तो कौन लोग हैं जिसका पति शहीद हुआ है उसके बारे में फेसबुक में उल्टा सीधा जो लोग लिखते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, जो उसके लिए अनाप शनाप लिख रहे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, पता लगाइए कौन लोग हैं, किससे जुड़े हैं वो लोग हैं। जो उस महिला के खिलाफ, जिसका पति अभी गया, हमारी बहन के खिलाफ इस तरह की जो बातें, अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, कितनी मुश्किल से मध्य वर्ग के फैमिली के जो लोग होते हैं पूरे साल पैसा इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं बच्चे खुश होते हैं, हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर की पहाड़ियों में घूमेंगे, वहाँ की नदियों का आनंद लेंगे, वहाँ पे जो पहाड़ है उसका आनंद लेंगे। कभी उन्होंने सोचा है कि वहाँ जाएंगे और हम वापस नहीं लौट पाएंगे? इतना कम से कम सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है नहीं होती है, बता दीजिए। आपको तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
कितनी जगह है कश्मीर में? 5 तो जगह हैं। अगर कश्मीर जाओगे तो डल लेक जाओगे, वहाँ पहलगाम जाओगे, गुलमर्ग जाओगे, यही तो जगह है जहाँ पे आपको सुरक्षा देनी थी। और वहाँ अगर सुरक्षा नहीं थी तो आपने इतने दिनों में किसको दोषी ठहराया? किसकी नाकामी की वजह से वहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई? आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? और फिर आपसे मैं कहता हूँ, ये हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये सवाल खड़े हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हमारे अपने 26 लोग शहीद हुए हैं, उनकी मौत हुई है, लेकिन आप पाकिस्तानी आतंकी हमारे देश में जो आए हैं उन पे जितनी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और आप आगे बढ़िए। हमारी आपकी आपस में राजनीति होती रहेगी, हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए तो सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलमान निज़ामी इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सलमान निज़ामी साहब, मतलब पूरा नैरेटिव जो इंडिया का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए इस वक्त, वो होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। और इस बात पर कई लोग ओवैसी साहब की प्रशंसा कर रहे हैं कि देश में तो खूब हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर वो अगर दहाड़ रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। ये वो वक्त है जब सभी राजनीतिक पार्टियों को भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना होगा, वोट बैंक की वजह से चुप नहीं रहना होगा। देखिए, मैं कल पहलगाम में था, ये मेरी तस्वीर है उन सैलानियों के साथ, थोड़ा जूम करिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं कल वहाँ उनके साथ मौजूद था और उनको विश्वास दिलाया कि वहाँ हमारे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीरी हूँ, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि अगर उन आतंकियों ने हमारे निहत्थे सैलानियों पे गोलियां चलाई, जैसे सईद आदिल ने जो है अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान दे दी, वैसे ही सलमान निज़ामी कश्मीर में उन सैलानियों के जो हिंदुस्तानी हैं उसके लिए जान देगा। और सरकार से भी हमारी यही अपील है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि कश्मीर में आज देखिए आप, हर कश्मीरी घर से बाहर निकला है और वो कहता है कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए। और हम भी तंग आ गए, कई सालों से पाकिस्तान जो है कश्मीर के नाम पे राजनीति कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए। अगर जंग करनी है तो जंग करिए, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम इसको एंगल दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, आप देखिए वहां मुसलमान ने अपनी जान दे दी, आज कश्मीरी मुसलमानों ने उन सैलानियों को अपने घरों पर रखा, और आज कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर उतरा और उसने ये कहा कि हम इस आतंकवाद के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे हैं और रहते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, अब कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अगर वहां सैलानी नहीं जाएंगे, अगर हम बाइकॉट टूरिज्म करेंगे तो हम मौका देंगे अपने जो है जो दुश्मनी मुल्क है पाकिस्तान, उसको मौका दे रहे हैं हम कि आइए, हमने आपको छोड़ दिया। इसलिए हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि कश्मीर हमारा है और वहां हर सैलानी जाएगा, और अगर पाकिस्तान को जवाब देना है तो सबसे पहले मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, इस देश के लिए गोली खाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो यहां दिरंदे, जो पहलगाम में उन निहत्थे लोगों का कत्ल किया है वो गलत है। पूरा देश के हर एक मुसलमान यही चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विपक्ष को भी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ। ठीक है, आप में से जितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। 10 सेकंड की एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक सवाल सिर्फ इनसे पूछकर उसके बाद से आप भी जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको, आपकी सरकार को इस बात का एहसास है कि कश्मीर में जो पर्यटन बढ़ा, 6 गुना बढ़ा पिछले सालों में, ये सबको ही रोकने के लिए हमला हुआ है? धर्म पूछ कर अगर मारा गया तो इसीलिए मारा गया है कि दोनों धर्मों के बीच में एक खाई बनाई जाए। अब ऐसे में लोगों का विश्वास कश्मीर में रहे, पर्यटक जाते रहे, और हमारा जो एक लय बना है कश्मीर के साथ, पहली बार हुआ है साहब जब कश्मीर में लोग उतरे हैं, आतंकियों के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। साउथ कश्मीर में कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। सोपोर से लेकर तमाम वहां की जामा मस्जिद में 2 मिनट का मौन रखा गया। ये ऐसा मौका है जो कि वाकई इसके लिए भी कहना होगा कि यही समय है, सही समय है, कश्मीर का विश्वास है और हमको उसको आगे ले जाना है। अंजना जी, यही समय और सही समय लाया किसने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले जो है 370 के संशोधन के पहले श्री अमरनाथ की यात्रा के यात्रियों का नरसंहार हुआ था। तब कश्मीर का आम आदमी बाहर समर्थन में भारत के नहीं निकला था। लेकिन आज अगर 2025 में कश्मीर घाटी में, विशेष करके दक्षिण कश्मीर में, अगर वहां का कश्मीरी निकला है तो कश्मीरी का विश्वास जीतने का काम निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वहां पर्यटन को बढ़ाकर, रोजगार को बढ़ाकर, निवेश को बढ़ाकर कश्मीरियों को भारत के प्रति विश्वास अर्जित अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार है। और वो विश्वास कहीं से भी
खंडित नहीं होने पाएगा, ये हमारा निश्चय है। अतुल जी, छोटा सा रिस्पांस फिर मैं सवाल लूं। मेरा एक सिंपल सी कहना है कि इस घटना ने नुकसान पहुंचाया, हमारे दिल में छेद किया, हमारे दिल पे चोट पहुंचाई है। लेकिन एक अच्छी बात अगर मैं ये कहूं कि हिंदू मुस्लिम नफरत के नैरेटिव को पाकिस्तान के भी तोड़ दिया, और जो बाकी लोग हैं जो ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश करते थे, उनको भी तोड़ा है। आज यहाँ सारा युवा बैठा है और पूरा देश देख रहा है आज तक को। मैं आज आपको बोलता हूं कि हम आके उठ के कसम खाते हैं कि आज के बाद हिंदू मुस्लिम नफरत की खाई खत्म कर देते और हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतीय है। ऐसे अगर हम आज यहाँ से कदम खाएंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हम सब एक है। दूसरी बात, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में भी कहा, अंजना जी, महाराष्ट्र में कहा कहीं ना कहीं कश्मीरी बच्चों जो पढ़ने के लिए आए हैं महाराष्ट्र में, बड़े पैमाने में आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, वहां कुछ ऐसे घटनाएं हुई, हमने उनको रिक्वेस्ट की, विनती की कि नहीं, ये बच्चे अपने हैं और ये पढ़ने आए हैं तो इनको सिक्योर, सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि हम महाराष्ट्र में आए हैं, इतनी घटना हुई है, सब हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कश्मीरी बच्चे देश के कोने कोने में जहां भी पढ़ रहे हैं, उनके पास जाइए, उनको हौसला दीजिए, ताकि एक मैसेज जाए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। सर, मेरा सवाल आपसे है, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है जी। 10 सालों में आप SATF के पोर्टल रिपोर्ट आती है हर साल, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं और 4000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में ही घायल हुए हैं। उसके बावजूद इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे पुलवामा हो गया, रईसी हो गया या पहलगाम की ले लें, पुलवामा के पहले भी हमारे पास 12 इनपुट थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद अभी पहलगाम की बात की जाए, 2 कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ पे गए थे 2018 में पाकिस्तान गए थे, उनके एंट्री का इनपुट मिला, वो कि पाकिस्तानियों के साथ एंट्री लिए हैं कश्मीर में, रामबन में, उसको भी इग्नोर किया गया, जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2004 से 14 और 2014 से 24 अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो आतंकवाद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हुआ है। सुरक्षा बलों की पर जो बलिदान है वो भी घटा है, जो सामान्य नागरिकों की हत्या हुई वो भी घटी है, और आतंकवादियों का सफाया हुआ है। जहाँ तक इंटेलिजेंस इनपुट की बात है, हर बार जैसे इस बार जो है कम्युनिकेशन की नई स्किल जो है, वो कम्युनिकेशन का नया सिस्टम, चाइनीज सिस्टम जो पाकिस्तानी आर्मी यूज कर रहा है, अभी NIA की जांच में सामने आया है कि वो चाइनीज ऐसा यंत्र यूज कर रहे हैं जो CDMA और GSM दोनों में नहीं आता। तो टेक इंट के जो है नई टेक इंट उन्होंने यूज की है, इसलिए टेक इंट में रडार पे आने में समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम किसी भी प्रकार की विफलता है तो उस चूक को ठीक करेंगे और सफलता में तब्दील करेंगे। हमारा सवाल सीधा सरकार से ही है, और ये पहलगांव जो हमला हुआ है इसी पे है। बैसारनपुर वैली, इसी में अटैक हुआ है। इस बैसारनपुर वैली में एक्चुअली में कभी भी मिली है परमिशन तो वो मिड मई में मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को मिल गई है परमिशन उसको खोलने की, और 20 अप्रैल को खुलती है और 22 को अटैक हो जाती है। और 22 के अटैक में वहाँ पे 2000 लगभग टूरिस्ट होते हैं, उसमें से 26-27 की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 दिन हुए ही नहीं थे उसे खुलने का, और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का कोई पुलिस है, ना वहाँ पे अपने पोस्ट नहीं था, वहाँ पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे, यानी मतलब पर्यटकों सैलानियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। देखिए, सैलानियों को टारगेट जनरली किया नहीं करते थे आतंकवादी। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, रियासी का हमला एक और ये दूसरा हमला, जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। निश्चित तौर पर वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। अंधभक्ति पे हंसने वाले लोग मोदी जी से उम्मीद लगा बैठे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो कभी अमेरिका जाकर रुआ करते थे कि ओबामा बचा लो, ओबामा बचा लो। आपसे सवाल अनुराग जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। साहब एक चीज जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी सटता है, राजस्थान से भी सटता है और कश्मीर से भी सटता है, लेकिन हमला बार बार कश्मीर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आतंकवादी वहां के लोगों का श्रेय लेकर कभी सेना पे हमला करते हैं, तो कभी जो भक्त होते हैं अमरनाथ यात्रा करने उन पे हमला करते हैं, और कभी जो सैलानी होते हैं उन पे हमला करते हैं। और ऐसा कैसे मान लें कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुए? पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है वो मेरा भाई है, जो कश्मीरी मुस्लिम है वो मेरा भाई है।
आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं ना हिंदुस्तान में, सब हिंदुस्तानी है और हमारे भाई है। आप बात पाकिस्तान अफगानिस्तान की कर रहे हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो हम कह ही रहे हैं कि उसको निस्तो नाबूद करो। आप सवाल नहीं समझे, एक सेकंड अनुराग जी, आप सवाल नहीं समझे। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो कि कश्मीर में है, और निजामी साहब भी बोलेंगे। एनआईए ने भी 20-30 लोगों को जीरो इन किया है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स में है, यानी दिन में वो या तो जर्नलिस्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, कोई भी पेशे में काम करते हैं, फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और वापस जाकर उसी दफ्तर में बैठ जाते हैं, और उनको खोजना सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज है, चुनौती है। देखिए इसमें दूसरी बात है, जो आपका सवाल उसका भी जवाब देता हूँ। कश्मीरी जो मुस्लिम हैं, इस घटना के बाद से वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इसका आपको अंदाजा है? वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। सुनिए, आप इसको मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम और हिंदुस्तानी हिंदू में रंग मत दीजिए। यही तो पाकिस्तान के आका चाहते थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, यही तो वो चाहते थे कि आपके दिमाग में ये जाए और इस तरह की आप बात करें तो उनको इस चीज़ को बढ़ावा मिले। ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, और कश्मीरी मुस्लिम भी आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है क्योंकि वो इस घटना की निंदा कर रहा है। हमारी आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप एक हिंदुस्तान की बात करो। हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटना हुई है, ये घटना अगर आपकी बात कर ली जाए, मैं आपसे पूछूं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं वहां सुरक्षा व्यवस्था करवाने की? सरकार इससे भाग सकती है क्या? सरकार ने कहा 317 हमने हटा दिया, वहां शांति होगी, 317 हटा, उसके बाद का नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो भी हुआ। फिर क्या वजह है कि वहां पे आतंकवाद अभी भी वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? तो इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, बॉर्डर क्रॉस करके कैसे पाकिस्तानी हमारे देश में आ गए, हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। हम दूसरी बात में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सवाल और ले लेते हैं फिर। मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे धर्म पूछ के मारा, तो फिर आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहलगाम की आतंकी जो घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में अगर कोई शख्स अरेस्ट हुआ जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, उसका नाम सुनील कुमार राम है, ये बिहार से है, ये कश्मीरी मुसलमान नहीं था। और जो कश्मीरी मुसलमान था वो सईद आदिल था, जिसने उन सैलानियों को पहलगाम में जो है बचाने का काम किया। आप मुझे बताइए कौन कश्मीर का इस वक्त जो व्यक्ति है किसी ने अरेस्ट किया? और आपने एक नैरेटिव बनाया यहाँ कि किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, शायद इस पर शक जाए, और फिर एनआईओ ने बोला कि नहीं, अल्लाह अकबर तो हम किसी भी कोई घटना हो, कोई डर का माहौल हो तो हम अल्लाह अकबर, जैसे हम राम का नाम लेते हैं। तो इसलिए नैरेटिव जो है, जो शक बार बार कश्मीरी मुसलमानों पे किया जाता है। अब 90 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, आज तो आपके सामने तस्वीरें हैं। मुझे बताइए कौन सा कश्मीर का मुसलमान इस वक्त कह रहा है वहां कि जो पाकिस्तान के उन दरिंदों ने किया, आतंकवादियों ने किया, वो सही? हर एक कश्मीरी मुसलमान कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, वो इस्लाम के खिलाफ था, वो कश्मीरियत के खिलाफ था, और हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो कह रहा है कि ये गलत हुआ। इसलिए अगर हम पूरा देश, पाकिस्तान चाहता ही है, पाकिस्तान तो कश्मीर में कब्जा करना चाहता है। आज कश्मीर का मुसलमान कहता है कि हमें पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा एक एक खून का कतरा इस देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। इसलिए हमें शक नहीं करना चाहिए, एक होकर अपने दुश्मनी मुल्क का मुकाबला नहीं होता है, जबकि कई लोग हैं आपकी पार्टी में जो इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं। ये सीधा मुझे लगता है सबका आरोप है। नहीं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा वो किस मजहब को मानते थे ये भी बता दिया जाए, ये भी बता दिया जाए। एक तो आदिल बहादुर था, उस बलिदानी को नमन है, लेकिन कृपा करके मुझे बता दिए, और ठोकर जो आतंकवादियों को लेकर आया था उसका मजहब कौन सा है, वो इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है? मुझे कृपा करके बता दिया जाए कि जिन 2600 ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया था, उसमें से जो 186 है, वो 186 का मजहब क्या है, वो किस मजहब के आधार पर है? और कृपा करके मुझे बता दिया जाए ना, आईएसआई जो इंडोक्ट्रिनेट करती है जिन मदरसों में, वो कौन सा मजहब बताती है, ये भी बता दिया जाए। कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, जब अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया और उसका लाश नहीं सौंपी तत्कालीन सरकार ने, तो किस आधार पर कश्मीर को जलाया गया था? वो क्या मजहबी आधार था कि नहीं था? ये भी बता दिया जाए। ठीक है, इसका जवाब देना। मैं 2 सेकंड तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं। देखिए, हमको किस में उलझा के गए हैं वो, हमें उन आतंकवादी को, पाकिस्तान के मंसूब को कामयाब नहीं होने देना है। हम आप फिर उसी में उलझ गए, फिर वही बात करने लगे, ये कश्मीरी मुस्लिम है, ये फलाना मुस्लिम है। हम हिंदुस्तानी हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है? आप इसमें मत उलझिए, ये हम बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं, आप ये जो हमारी बहस में उलझना चाहते हैं, मत उलझिए, यही तो वो करना चाहते हैं
आदिल हुसैन को याद कीजिए, आदिल हुसैन भी मुस्लिम था। जब वो गोली मार रहे थे वो जाके खड़ा हो गया, उसने उसकी बंदूक पकड़ ली, 5 गोलियां उसके सीने में दाग दी और वो भी शहीद हो गया। क्यों उसको मार दिया? वो तो कश्मीरी मुस्लिम था। अरे आतंकवादी आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें आपके बीच में एक नई नफरत को, राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। आप उनके शिकंजे में मत आइए, यही हम बार बार आपसे कहना चाहते हो और आप उसी में जाके फंस जा रहे हो बार बार। इसलिए हिंदू मुस्लिम मत कहिए, हम हिंदुस्तानी, ये बड़ी बात है। एक सवाल तो सीधा सीधा है कि राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर जो है वो प्लेन्स में है और कश्मीर का जो बॉर्डर आता है उसमें टेरेन जो है वो हिली है और हिली टेरेन से आना जाना जो है थोड़ा आसान होता है। मैं घुसना नहीं चाहता था इस डिबेट में। हम लोग एक है, हम हिंदुस्तानी एक है। हिंदुस्तान केवल एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स, ऑल आइडियोलॉजीज। हम यहाँ हैं क्योंकि हम एक साथ इस देश के स्वाधीनता संग्राम में लड़े थे, हमने एक साथ इस देश के लिए बलिदान दिए, इसलिए हम हिंदुस्तानी, इसलिए भारतीय। इसको चोट मत पहुंचाने दो और किसी कोई कोशिश करे ऐसा मत। मैं नहीं लूंगा प्रदीप कुरलकर का नाम, मैं नहीं लूंगा संदीप शर्मा का नाम, मैं नहीं लूंगा ध्रुव सक्सेना का नाम, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। या तो वो एंटी कंट्री होते हैं, एंटी नेशनल्स होते हैं, या तो तुम्हारे हमारे जैसे पूरे पैट्रियट्स होते हैं, देशभक्त होते हैं या देश के खिलाफ होते हैं। अब हम उसको कलर मत दो, उसको मजहब का कलर मत दो, क्योंकि आने वाला भारत जो है वो आपका हमारा भविष्य है, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है और वो भाईचारे का, सबको साथ में लेकर जाने का और संविधान के साथ लेकर जाने का होना चाहिए। यही आज के युवाओं की अगर सोच रही तो आने वाला भारत बहुत बढ़िया रहेगा और हम सबको पीछे छोड़ पाएंगे। जो महासत्ता बनने की हम कोशिश कर रहे हैं वो नफरत से नहीं होगा, वो मोहब्बत की दुकान से ही होगा। देखिए मोहब्बत की दुकान से होगा आने वाला वक्त। मोहब्बत की दुकान, बड़ा स्वागत है उसका, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल जी कृपा करके मुझे बताइएगा, एक सिर्फ मालेगांव की घटना में हिंदू पकड़े गए थे, अभियुक्त बने थे, कन्विक्ट भी नहीं हुए थे, भगवा आतंकवाद आ गया था, भगवा आतंकवाद तत्काल आ गया था। लेकिन आप मुझे बताइए 26/11 की घटना में अभी आतंकवाद की जांच शुरू नहीं हुई थी, दिग्विजय सिंह खड़े हो गए और कहा कि ये आरएसएस ने आतंकवाद कर दिया। और ये सत्य है कि हेडली, डेविड कोलमैन हेडली, उसने सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर से कलावा खरीदा था और अजमल कसाब और उसके साथियों की पहचान हिंदू बनाई गई थी। उसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने का काम न केवल आईएसआई कर रही थी, न केवल लश्कर ए तोयबा कर रहा था, बल्कि दिग्विजय सिंह और अजीज बर्नी भी कर रहे थे। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? कहने का मतलब नहीं, एक मिनट जवाब तो मैं दूंगा, बहुत झूठ बोल रहा है। आतंकवाद कोई आज अकेली बात नहीं है जी। आप मुझे बताइए, अबू निदाल को कौन का जो है, जो फिलिस्तीनी आतंकवादी था, उसको इस्लामी आतंकवाद पूरी दुनिया ने कहा। पहलगाम से क्या संबंध? 9/11 की जो घटना हुई पाकिस्तान में, जो अमेरिका में, उस घटना में पाकिस्तानी शामिल थे, मोहम्मद अट्टा शामिल था, उसको इस्लामी आतंकवाद कहा गया कि नहीं कहा गया? पूरी दुनिया में 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम कांड हुआ, वो इस्लामी आतंकवाद था कि नहीं था? और उस याकूब मेमन की जब शव यात्रा निकली तो समाजवादी पार्टी के लोग, MIM के लोग अल्लाह अकबर का नारा लगा के निकले, तो आतंकवाद को समर्थन था कि नहीं? ठीक है अतुल जी, हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, ये कहना सही है? आज आतंकवाद में धर्म देखना गलत। आर्यन सिंह ने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया था, वो इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए, इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए। वो दूसरी बात, याकूब मेमन, ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि जो टेररिस्ट होता है उसकी लाश किसी को दी नहीं जाती है। अजमल कसाब हो या किसी, अजमल कसाब हो, साहत वहीं पे गाड़ा गया, वहीं पे दफनाया गया, बाहर दिया नहीं गया। याकूब मेमन को देकर वही करना चाहते थे। मैं बोलना नहीं चाहता था प्रेम जी आज, लेकिन वो आपने बोलने पे मजबूर किया, क्योंकि ये अभी मैं एक बात बताता हूं, सुनिए, अभी सुनिए, आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूं मैं। यशवंत शिंदे, पूर्व प्रचारक, इसने कोर्ट में एफिडेविट दिया, आरएसएस का पूर्व प्रचारक जम्मू एंड कश्मीर का, विशेषकर कश्मीर में ये पूर्व प्रचारक था, पूर्ण प्रचारक। इसने क्या बोला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत देशद्रोही गैंग के विरोध में दिनांक 30/4/2025 को देशभर इस गैंग ने किए नांदेड़, पूर्णा, जालना, परभनी और मालेगांव आदि और भी बम विस्फोट, धमाके और साजिश के बारे में याचिका दायर की। ये आरएसएस का पूर्व प्रचारक है और इसने खुद ने एफिडेविट दिया है। मैं डालना नहीं चाहता था, मैं ये सोचता था कि आज हम इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनको नहीं चाहिए ये देश है, इनको इसी पे राजनीति करनी है, क्योंकि फिर बेरोजगारी के सवाल खड़े होते हैं, महंगाई के सवाल खड़े होते हैं, फिर महिला सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था ये मौका है कि सारा भारत इकट्ठा खड़ा रहे, लेकिन ये नफरत, इसने जो कहा
जिसने जो कहा जो गलत है वो किसी भी इसका मैं कांग्रेस को जवाब देना चाहता हूँ। आपने हमारा शिवाजी ओम्बड़े जिसने अजमल कसाब की बंदूक पकड़ के अपनी जान दे दी और उसको पकड़ के दिया, कभी नहीं कहा गया क्या अजमल कसाब ही नाम था उसका और उसको फांसी भी दे दी। तुकाराम ओम्बड़े एक जवाब देना चाहता हूँ। अभी हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, अभी लेटेस्ट पे आते हैं। पुरानी बातें नहीं करते हैं, लेटेस्ट पे आते हैं। मैंने भी 15 साल कांग्रेस को दिए हैं, याद दिला। अभी हमारे जो नहीं ये लोग इतिहास में जाएंगे ना तो बहुत पाप निकलेंगे, हमारे इतिहास में जाओगे तो बलिदान निकलेंगे। सुनिए आप सुनिए, हमने बीच में मैं आपको इतिहास बताता हूँ, आज का इतिहास बताता हूँ मैं आपको। हमारे नेता है गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, आज तक के साथ इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घटना ऐसी होती है तो विपक्ष राहुल गांधी जी बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, खड़े हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के दो नेता हैं सैफुद्दीन सोज साहब और कर्रा साहब, उनके बयान आते हैं आज इस घटना के बाद, कहते हैं अगर पाकिस्तान कहता है हमने नहीं किया तो हमें पाकिस्तान पे विश्वास करना चाहिए। दूसरे सोज साहब का ये स्टेटमेंट है और कर्रा साहब कहते हैं कि अगर उन्होंने किया ही नहीं तो पाकिस्तान को क्यों बीच में ला रहे हैं। तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी एक भाषा करते हैं, दूसरी जो उनके नीचे नेता हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। यही तो देश कमजोर होता है ना, यही तो देश कमजोर होता है। आप यहाँ एक बात करते हैं, दूसरी और पहली बात हम तो इसीलिए निकले वहां से। अब मुझे बताइए, देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने पुलवामा हमले के बाद एडवाइजरी निकाली और कहा भाई डिसिप्लिन मेंटेन। आपको तो आप तो अपने नेताओं को रोक नहीं पाए, आपको तो एडवाइजरी निकालनी पड़ी। आप तो अपने नेताओं को समझा रहे हो कि भाई ऐसा बयान मत करो, हम तो पहले ही डूबे हैं, तुम तो हमें फिर से डूबेगे। देखिए सवाल ये है, आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं चूंकि पहलगांव में हमारे अपने 26 लोग शहीद हुए, उनके लिए आए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखिए, हम उनसे कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, आपको जो सजा देनी दीजिए। ये किस पे बात करने लग जाएंगे, फिर पीछे भाग जाएंगे। 10 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था। अरे कब तक आप इतिहास को बोल बोल के अपने आज के इतिहास गुना आज की कार्रवाई नहीं करेंगे। आप इतिहास गिनाते रहते हो हमेशा। आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप इतिहास की बात बजाय आप जो जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है उन पे कार्रवाई कीजिए। आप इतिहास गिनाने लगते हैं और मेरे समझ में नहीं आता बार बार आप हर चीज को हिंदू मुस्लिम में लेके क्यों जाते हैं। आपको तो पता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हैं हम, पता नहीं हिंदुस्तान, इसमें क्या दिक्कत है आपको समझने में। शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ सवाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पुरानी कहानी डाला के आप आज के घटना को दबाना चाहते हैं, इसके मतलब आपकी मंशा नहीं है, आपकी मंशा साफ नहीं है। आप पुरानी घटना उखाड़ उखाड़ के आज की घटना को दबाना क्यों चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हो गया और कुछ बोलना है? बोलना है कि आप आगे बढ़ो, आपके साथ हैं और ये सब बातें बंद कीजिए बेकार की। ताकत से सरकार के साथ सरकार के साथ खड़े, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपके साथ खड़े, जिस कवि को कोट कर रहे हैं में ऐसी जिस कवि को करो। अरे भाई ये हो गया, हमने समझ लिया। जिंदगी भर याद रखें कि हिंदुस्तान के तरफ अगर बिल्कुल तिरछी नजर से देखोगे तो क्या असर होता है। नाम लेने में 4 बार सोचे, ऐसी कार्रवाई कीजिए आप। करेंगे ये भाजपा हम ही करेंगे। भदौरिया जी साथ में है, हम साथ में है, आप कार्रवाई करो, हम साथ में हैं, पूरे ताकत से ठोको, आपस में बैर करना, साथ में खड़े हैं। और जिस अल्लामा इकबाल ने लिखा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब के नाम पर देश बनाने का कुकर्म, पाकिस्तान खड़ा करने का कुकर्म, अच्छी बात लो ना, अभी ये वर्तमान अच्छी बात इतिहास की बात कर रहे थे, अभी इतिहास की बात करते हैं। हमारा कह रहा हूँ आप बीच में मत बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है सर? आपके मैं नहीं बोल रहा हूँ, आराम से। अभी इतिहास की बात कर रहे थे ना। अभी इनके नेता है राम गोपाल यादव, इनसे बड़ा नेता है अखिलेश के चच्चा, वो 2 दिन पहले कह रहे थे कि हिंदुओं को पूछ कर मारा, ये बात झूठ है। अब राम गोपाल यादव सब जानते हैं कि लोगों ने पैंट उतार कर चेक किया कि हिंदू है कि मुसलमान है, उनकी पत्नियों के सामने मारा, लेकिन राम गोपाल यादव की समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब अयोध्या पर श्री राम लला के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का अखिलेश यादव ने मजहब पूछा और जब जाना मुसलमान है तो छोड़ दिया। ये इनका मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आखिरी के 2 सवाल लेंगे, लेकिन 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड होता है, रुकती नहीं आपकी गाड़ी। मेरा सीधा सा सवाल ये है, आप इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ आतंकी हमारे यहाँ कैसे घुस गए, हमारे लोगों को मार के चले गए, आप इसका जवाब दो मुझे। आप ये वाली बातें मत करो कि कौन क्या कहता नहीं कहता, हमारे पास हमारे यहाँ
बहुत मुश्किल है। माइक रखिए ना सर, सवाल के बाद जवाब चाहिए ना, जवाब हम घुस कर उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर तिरंगा गाड़ कर रावलपिंडी तक घुस कर मारेंगे। हम साथ में हैं, साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ तो है। जल्दी पूछिए सर। मेरा आपसे सवाल है, जैसे आप भाईचारे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि जैसे हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तब दंगे ज्यादा होते हैं, और अगर मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स आ रहे हो तो दंगे इतने नहीं मिलेंगे आपको, तब भाईचारा कहाँ जाता है? दोनों में से कोई जवाब नहीं देना चाहता है। किससे जवाब, कि सवाल किससे है? सवाल वो कह रहे थे आप ही दोनों। अच्छा मैं बोल दूं, जवाब दे दूं? आप चूज करो। ये चिंता का विषय है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास होता है। अगर उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है तो जिम्मेदारी सरकार तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। कैसे हो गया? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ होता है सरकार का? तो ये चिंता की बात है ना। अब जैसे मैंने बोला कासगंज में जो जहाँ पे बहराइच में दंगा हुआ, जहाँ रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई, तो वहाँ पे पुलिस सिस्टम अगर मजबूत होता, अगर उसको पकड़ लिया होता तो हमारे यहाँ पे बीच में होता ना, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाएगी? जरा बताइए आप मुझे। सर मेरा ऑपोजिशन से ही नॉर्मली ये सवाल है कि जब पहले के हमने कोई इसकी कार्रवाई करी हुई थी भारत ने, तो ऑपोजिशन ने हमेशा की प्रूफ मांगा है। तो इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि अचानक से, क्योंकि जो टेरर अटैक हुआ है थोड़ा सा रिलीजियस साइड से हुआ है, तो क्या ऑपोजिशन जो है थोड़ी बैक फ्रंट में आ गई? क्योंकि पहले प्रमाण मांगते थे, अब कह रहे हैं कुछ करके दिखाओ। जल्दी से एक आखिरी सवाल। सर कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर आपने बात कही, कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर आपने बात कही, मैं जानना चाहूंगा एक दिन में तो अटैक नहीं होता ना, कश्मीर के मुसलमानों के घर पर रोक ले रहे थे। और आपने दूसरी बात कही कि कैसे मान ले हम कैसे मान ले कि हमारे कश्मीर के जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। सर मैंने स्टेटमेंट देखा है वहां के कश्मीर के लोग, हर कश्मीरी ने नहीं किया है, कुछ लोग हो सकते हैं। सर जो आप भाईचारे की बात करते हो, मैं अब मानता हूँ, चलो आप तो समर्थन में आ गए हो, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस का नरम रवैया था आतंकियों के साथ, जो वो सॉफ्ट पॉलिसी अपनाती थी कि रिहाई की बातें करती थी और इस सब की बातें करती थी, ये इसने क्या देश को और आतंकियों को ये संदेश नहीं दिया कि भारत कमजोर है? अरे पकड़ के ठोक दिए, फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए, और आप पूछ रहे नरम रवैया। मेरा ये भाजपा प्रवक्ता से सवाल है। सर आप कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वीर अब्दुल हमीद ने भी इस देश के लिए शहादत दी थी और अशफाकुल्लाह खां भी फांसी चढ़े थे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप इंटेलिजेंस फेलियर मानिए इसको, आप लोगों की सरकार में पहला हमला नहीं हुआ, आप लोगों के पास इतने इनपुट होने के बावजूद भी आप लोग कार्रवाई नहीं करते। चलिए जवाब अब दोनों से लेते हैं, बारी बारी से। देखिए, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाकुल्लाह खान, इन सबको नमन है, लेकिन अजमल कसाब को क्या कहेंगे? उसको नहीं माने, अफजल गुरु को नहीं माने, दाऊद इब्राहिम को नहीं माने, टाइगर मेमन को नहीं माने। उनका मजहब नहीं है, सिर्फ मजहब वीर अब्दुल हमीद का था। ये आप गलतफहमी पैदा कर रहे ना करें। ठीक है, आपका दे दो। सॉफ्ट ऑन टेरर वाली जो इमेज थी पहली, इस पर बिल्कुल। जिस पार्टी ने लाहौर तक घुस के 93,000 सैनिकों से शरणागत ली थी, जिस पार्टी ने इस देश को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया, जिस पार्टी ने अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दे दी लेकिन बाहर नहीं दिया, अंदर ही गाड़ दिया, उसके बारे में ये फैलाई गई बातें हैं। मेरे पास ये है, बुरहान वानी को मारा था डिप्टी सीएम बीजेपी के, निर्मल कुमार, क्या बोलते हैं, वो तो एक्सीडेंट था, वो तो मारे गए थे। ये देखिए, बिना बुलाए चले गए थे। अभी आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूँ, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे। और आईएसआई को 70 साल के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में आईएसआई को कभी बुलाया नहीं गया था। पठानकोट में आईएसआई को बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि किसने क्या कहा, इतिहास में क्या हुआ, उसमें हमें जाना नहीं है। आज पाकिस्तान को पूरी तरह से निर्णायक तरीके से ऐसा ठोकना है कि जिंदगी में कभी तिरछी आंख करके एक आदमी उनका देख ना पाए। फूल पत्ती टहनियों को छोड़ो, सीधा जड़ से उखाड़ के फेंक दो ताकि कोई खड़ा ना हो। ये कहने के बावजूद उसी पर आ जाते हैं, ये कहने के बावजूद इसी पर आ जाते हैं। इसी के साथ विपक्ष और सरकार आज एक आवाज में बड़े ठोस कदम का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एक आवाज हिंदुस्तान से जानी चाहिए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।